दोस्तों नमस्कार। बोधिस्व विचार चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम संस्कृत भाषा के संबंध संबंध में चर्चा करेंगे कि संस्कृत भाषा का जन्म कब हुआ और वो भाषा कैसे बनी। वैसे आजकल इतिहासकार और लेखक ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन वो किसी प्रकार का इस भाषा का कब जन्म हुआ इसका कोई प्रमाण वो नहीं देते हैं और ना ही है उनके पास। इसलिए साथियों आज हम इसका संस्कृत भाषा का जन्म कब हुआ वो मैं सही सही आपको बताऊंगा, उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो साथियों आप देख रहे होंगे ये इसिंग की भारत यात्रा है। ये 603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये 7वीं शताब्दी में ही भारत आए थे और इन्होंने जो देखा वही इस पुस्तक में वर्णन किया है और वही हम आपको इसके विषय में चर्चा भी करेंगे और सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम संस्कृत भाषा का विकास कैसे हुआ, प्रथम तो हम संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। संस्कृत शब्द का अर्थ है कि भाषा का संस्कार होना। भाषा जो है उसका संस्कार होना वही संस्कृत है। तो अब प्रश्न उठता है कि किस भाषा का संस्कार हुआ जिससे वो संस्कृत बनी। ये निश्चित है कि एक कोई भाषा होगी जो पहले से बोली जा रही होगी और उसकी एक लिपि भी होगी। उसके उत्तर में आता है कि भारत में आमतौर पर बोली जाने वाली और समझने वाली भाषा पाली प्राकृत थी और भारत के लोग पाली भाषा को ही बोलते थे और समझते भी थे। भगवान गौतम बुद्ध के जो भी धम्म उपदेश उन्होंने दिए हैं या धम्म देशनाएं दी हैं वो सभी देशनाएं उनकी पाली भाषा में ही होती थी। उसके पहले कोई संस्कृत भाषा नहीं थी, क्योंकि अगर संस्कृत भाषा होती तो वो संस्कृत भाषा में भी कहीं ना कहीं धम्मोपदेश करते। दोस्तों पाली भाषा और संस्कृत भाषा, ये पाली भाषा जब बोली जाती है तो संस्कृत जैसी ही लगती है, बस बस उसमें ग्रामर की कमी होती है। जो व्याकरण है वो व्याकरण का प्रयोग कम होता है। तो पाली प्राकृत को ही ये संस्कारित किया गया है, इसलिए संस्कृत भाषा किसी बाहरी देश की भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे ही देश की भाषा है। इसमें किसी प्रकार का संदेह प्रकट किया जाना अज्ञानता ही समझी जाएगी। इस भाषा की आवश्यकता तब पड़ी जब विदेशी विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे, यहाँ के धर्म का ज्ञान लेने आते थे और यहाँ कई विद्याएं पढ़ाई भी जाती थी, जिसमें हेतु विद्या, तर्क विद्या, शब्द विद्या, तो कई विद्याएं जो है यहाँ पढ़ाई जाती थी। इसको पढ़ने के लिए लोग आते थे। इस नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, तो इस विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी 8 वर्ष का की आयु का होता था तो उसे एक उपाध्याय के पास रहना पड़ता था और वो उपाध्याय उसे
शिक्षा प्राप्त करने के नियम आदि सिखाता था। फिर जब वो निपुण हो जाता था तब उसका दाखिला विद्यालय में किया जाता था। बाद में व्याकरण की रचना होती है, उसमें सर्वप्रथम नाम पाणिनि का है। पाणिनि का जन्म जो है 603 ईसा बाद हुआ है, यानी 7वीं शताब्दी में ही पाणिनि का जन्म हुआ है। पाणिनि एक बौद्धिस्ट है और वो बहुत ही विद्वान है। उसने संक्षिप्त रूप से व्याख्या की गई है, जिसमें उसने 1000 सूत्र बनाए थे। ये पाणिनि की रचना है और ये बड़ा विद्वान उस समय का था। कहते हैं कि महेश्वर देव उसे सहायता देते थे। अब ये महेश्वर देव कौन है, ये भी हमें जानने की जरूरत है। ये महेश्वर देव ये कोई शंकर भगवान नहीं है। ये महेश्वर देव गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है और ये उनका नाम भी है। बच्चे अल्प आयु में वे सीखना प्रारंभ कर देते हैं तथा 8 मास में इसे रट सकते हैं। ये जो पाणिनि का 1000 सूत्र है वो 8 मास में इसे रट सकते हैं। आगे धातु पर पुस्तकें लिखी गई हैं जिसके 1000 सूत्र थे, क्योंकि बिना धातुओं के संस्कृत का बोलना या संस्कृत का लिखना नहीं किया हो सकता है। इसके बाद व्रति सूत्र अर्थात काशिका व्रति जो पाणिनि के सूत्र में है, उसकी एक टीका है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। इसे 15 वर्ष के लड़के इस व्रति का पढ़ना आरंभ करते हैं और 5 वर्ष में इसे समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि यदि चीन का कोई व्यक्ति भारत में पढ़ने जाए तो उसको सबसे पहले इसी व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है। इस ग्रंथ का जब अध्ययन कर लेता है, इसके बाद ही उसे आगे भेजा जाता है। व्याकरण के ज्ञान में वृद्धि करते हुए ये व्रति सूत्र या काशिका व्रति पंडित जयदीप की रचना है। इसमें पाणिनि का के 1000 सूत्र हुए और इसमें जयदीप के भी 1000 सूत्र हुए। ये दोनों लोगों ने जो है इस संस्कृत की भाषा की जो ग्रामर है उसको तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संस्कृत का जन्म प्रारंभ हो रहा है। ये विद्वान पुरुष था पंडित जयदीप और वह 3 रत्नों अर्थात त्रिरत्न का आदर करता था और सदा पूर्ण काम करता था। यहां मैंने त्रिरत्न की व्याख्या जो की है उसके विषय में आपको स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा कि त्रिरत्न है क्या। भगवान गौतम बुद्ध के जो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, यही त्रिरत्न है। इनको त्रिरत्न कहा जाता है। उपरोक्तानुसार संस्कृत भाषा की व्याकरण बनी थी और सबसे पहले पाली भाषा पर ही व्याकरण का प्रयोग किया गया। जो इन लोगों ने जो महान 2 विद्वान थे पाणिनि और पंडित जयदीप थे, जो व्याकरण बनाई थी उस व्याकरण का प्रयोग सबसे पहले पाली भाषा पर ही प्रयोग किया गया। जो बाद में इसी पाली को हाइब्रिड संस्कृत कही गई है। ये भारत के ही विद्वान नहीं है, ये भारत के बाहर भी विद्वानों ने यही कहा है कि ये पाली प्राकृत की ये जो संस्कृत बनी है वो हाइब्रिड संस्कृति है। अभी तक संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से नहीं बनी है क्योंकि उसकी लिपि नहीं बनी है। बाद में हम धम्म लिपि के अक्षरों को या उसके स्वर और व्यंजनों को परिवर्तित करके देवनागरी लिपि बनाई गई है, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जब धम्म लिपि के स्वर और व्यंजनों को गौर करके देखते हैं
तो काफी कुछ देवनागरी लिपि से मेल खाते हैं। नागरी लिपि लगभग 9वीं या 10वीं सदी के बाद ही पूर्णतया आई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का पूर्णतया जो विकास हुआ है वो 10वीं 11वीं सदी के ईसा के बाद ही हुआ है। तो साथियों, संस्कृत की जो जन्म हुआ है उसकी वो आवश्यक तिथियां और आवश्यक जो विद्वान थे उनके विषय में मैंने चर्चा की है। साथियों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ये वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। धन्यवाद।